कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचर वर्ड बीएलपी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आती रहती है, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन के लिए क्या होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और आप लोग एक काम और किया कीजिए कि चैनल को हमारे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि गणेश भगवान क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए, बिना शेयर किए आप लोग क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखते हैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो थी, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, क्या होता है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है खिज्र खां, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक। अच्छा, इन्होंने गुलाम वंश की मतलब स्थापना कब की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1206 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी किस वंश के संस्थापक हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो किस वंश के हैं, खिलजी वंश के। किस वंश के हैं, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक क्या हैं, तो गयासुद्दीन जो तुगलक हैं ये किस वंश के संस्थापक हैं, तुगलक वंश के। किसके, तुगलक वंश के संस्थापक किस वंश के हैं, तुगलक वंश के हैं। और खिज्र खां क्या है, तो खिज्र खां जो हैं ये किस वंश के हैं, ये सैयद वंश के संस्थापक हैं। किस वंश के हैं, सैयद वंश के संस्थापक। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो आप लोगों का। ये इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक थे। ठीक है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक क्या किया, गुलाम वंश के शासकों ने क्या किया, राज्य किया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसमें किसको कहता है, जहांगीर को क्या कहता है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहता है, जहांगीर के काल को कहता है। अच्छा, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि शाहजहां को जो कहा जाता है वो स्थापत्य कला का, किस कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां की। और जहांगीर के क्या कहता है, मुगल ये स्वर्ण युग कहता है चित्रकला के, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहता है। अकबर क्या थे, तो अकबर जो थे ये क्या थे, बहुत ही महान शासक थे। क्या थे, बहुत ही महान शासक थे। और ये क्या थे कि इनमें जो थी क्या थे, सर्वधर्म सम्मान की भावना थी। मतलब ये सभी धर्मों से क्या करते थे, प्रेम भाव रखते थे। और इन्होंने 1564 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि जजिया कर एक था जो केवल गैर मुसलमानों पर लगाया था, उसको क्या किया था, पूर्ण रूप से क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था, मतलब रोक दिया था। औरंगजेब क्या थे, तो औरंगजेब जो था वो इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए वो क्या करता था कि मतलब वो कई मंदिरों को तोड़वाता था। और उसने क्या किया था, जजिया कर को क्या किया था, पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर को किसने, औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन 2 है रास बिहारी बोस, ऑप्शन 3 है अंबिका चरण मजमूदार, ऑप्शन 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष को देख लीजिए। तो रास बिहारी घोष ने क्या किया था, सूरत अधिवेशन की स्थापना नहीं, सूरत अधिवेशन की स्थापना नहीं, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 ईस्वी में की थी। किस ईस्वी में, 1907 ईस्वी में की थी सूरत अधिवेशन की। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया था कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1907 ईस्वी में। अब सी है आपका अंबिका चरण मजमूदार ने क्या किया था, तो अंबिका चरण मजमूदार ने आपकी किया था
तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में किस सन में 1916 में क्या किया था, लखनऊ अधिवेशन की क्या किया था, अध्यक्षता किया था। किसकी? लखनऊ अधिवेशन की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहली बात तो ये आप लोग नोट करेंगे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, कराची अधिवेशन की, कराची अधिवेशन की क्या किया था, अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की जो किस सन में हुआ था, 1931 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1931 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन आपको मैंने चारों ऑप्शन बहुत ही ढंग से समझा दिया। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन 2 कलसुआई, ऑप्शन 3 अनाईमुड़ी, ऑप्शन 4 मलाईगिरी। तो इसमें आपका ऑप्शन से हो जाएगा ए डोडा बेटा। क्या है? जो डोडा बेटा है तमिलनाडु की, और ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुआई कहाँ की है? महाराष्ट्र की क्या है चोटी है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। अनाईमुड़ी कहाँ की है? केरल में अवस्थित है। और मलाईगिरी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है, मतलब स्थित है। और डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु में है, स्थित है। और ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि काठियावाड़ किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो काठियावाड़ जो है ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, गुजरात में क्या है, स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सब क्या है? ये सब तटीय राज्य हैं। क्या है? ये सब तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो ये सब किस काठियावाड़ किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नेपाल सही हो जाएगा। नेपाल की सीमा क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है, जो कि आपके किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप कंपटीशन का देने जाएंगे उसमें आपसे इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लोग, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।